मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रीलिम्स फोकस 30 कदम के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। अब हम ये जो टॉपिक देखें ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपका जो पूरा टॉपिक है वो 30 क्वेश्चंस में ही कवर हो गया है, तो उसमें उस टॉपिक का सिर्फ एक ही पार्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, आप देखिए ना, पूरे भारत के बारे में है, तो फिर हर एक पार्ट का हमने मतलब जो ये टॉपिक है इसके हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और 3 टॉपिक में कोशिश की गई है कि आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्रिहेंसिवली कवर हो जाए, मतलब इसके अलावा फिर आपको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि 3 पार्ट्स डिवाइडेड हैं, तो 3 पार्ट्स में मतलब वो इस तरह का डिवीजन नहीं है कि पहले पार्ट में सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन है, फिर सेकंड पार्ट में आपका पेनिनसुलर प्लेटू है। डिवीजन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो मिले जुले क्वेश्चंस मिलेंगे आपके, मतलब आपको तीनों वीडियोस में, मतलब मेन समझ लीजिए एक ही टॉपिक है और उसके 90 क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग डिवाइडेड हैं। उसका पर्पस ये है कि जैसे सपोज आज मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ाती हूँ, उसके पार्ट्स बताती हूँ कि भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर उसके बाद बांगर, फिर उसके बाद भादर, ठीक है। तो अगर सपोज आप आज भूल जाते हैं, अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना, तो सपोज अगर आप आज वो टॉपिक आपने वीडियो देखा, आपने समझ लिया, कल को फिर दूसरा टॉपिक आएगा, और अगर आपके दिमाग से वो चीज कहीं पे कोई फैक्ट स्किप हो गया है और अगर फिर से वो उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो वीडियो मतलब हमने क्वेश्चन इसी तरह के फ्रेम किए हैं, ठीक है। तो अगर जिनको लगे कि क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, तब देखिए क्वेश्चन इजी टफ दोनों तरह के आते हैं, ठीक है। टारगेट ये है कि आपको ये चैप्टर फिर दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आपने अभी तक में अपनी बेसिक पढ़ाई कर ली होगी, अब आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो जैसे जैसे हर सब्जेक्ट की वीडियोस आ रहे हैं, तो बस आपके पास इतना काम रहे कि हाँ, मेरे को ये वीडियो आज एनी हाउ एंड करना है, इससे मेरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हमने उस तरह से टॉपिक को, चैप्टर्स को और क्वेश्चंस को डिवाइड किया। अगर लगे कि इजी है तो आप इसको 1.5x में भी बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? इनमें से कौन सा नॉर्दर्न मैदान का हिस्सा नहीं? ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो शिवालिक मतलब जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स है, यानी उत्तर के जो विशाल पर्वत है, उसके बाद हमारा शिवालिक माउंटेन रेंज के बाद हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है। अब इस नॉर्दर्न प्लेन में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि पहाड़ों के जस्ट बाद वाला हिस्सा है, जहाँ पे जो पहाड़ है स्लोप जस्ट आपका थोड़ा सा जो सरफेस है वो टर्न होता है, तो वहां पे जो बड़े बड़े आपको बोल्डर्स हैं, पत्थर्स हैं, वो जिस रीजन में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाबर रीजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नदियां हैं आपकी वो डिसअपेयर हो जाती हैं, जो बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे आपके उसके नीचे आपकी नदियां फ्लो कर रही होती हैं। फिर इसके बाद आपका दूसरा रीजन आता है भाबर के बाद तराई का। ये तराई वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो नदियां हैं वो रीएमर्ज होती हैं, है ना। और ये जो एरिया है ये मार्शी लैंड की तरह आपको दिखेगा, और जो मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नेचुरल वेजिटेशन और जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस रीजन में रिच दिखेगी। आप अगर यूपी के या उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, पीलीभीत बर्ड सेंचुरी की बात करें, तो ये सब आपका तराई रीजन में ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर तराई रीजन के बाद आपका तीसरा पार्ट आता है बांगर, ठीक है। बांगर ये क्या है आपका? ये आपका मतलब नॉर्दर्न पार्ट का सबसे बड़ा जो कंपोजिशन है वो आपका बांगर रीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो बांगर रीजन है वो आपका ओल्ड अलुवियल सॉइल वाला रीजन है। मतलब यहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगी वो थोड़ी मतलब पुरानी अलुवियल सॉइल मिलेगी, और यहाँ पे जो बाढ़ का पानी है वो मतलब खादर के कंपेरेटिवली बार बार उतना रीच नहीं करता, इस वजह से खादर की कंपेरेटिवली थोड़ी सी लेस फर्टाइल सॉइल होती है। फिर इसके बाद आपका जो मोस्ट फर्टाइल रीजन आता है वो खादर रीजन आता है। खादर रीजन में क्या होता है, हर साल आपकी जो बाढ़ है उसका पानी आता है, उसकी वजह से जो बाढ़ अपने साथ सिल्ट गाद ये सब लेके आती है, उसकी वजह से वो जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है। तो खादर रीजन जो है आपका ये न्यू अलुवियल सॉइल वाला रीजन है, और ये सबसे उपजाऊ रीजन है।
ठीक है। जैसे हम गमले को देखते हैं, गमले की जो सॉइल है वो किसका एग्जाम्पल है, लेटराइट सॉइल का एग्जाम्पल है। उसमें आपकी सॉइल है, उसके न्यूट्रिएंट्स आप ऊपर से पानी डालते रहते हैं तो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो एक टाइम के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी, जैसे अगर हम खातर सॉइल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हर साल जब फ्लड आएगी तो हर साल अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स और सिल्ट लेके आएगी, तो जो मिट्टी की परत है वो बार बार नई नई जमती रहती है। इस वजह से सॉइल आपकी मोस्ट फर्टाइल सॉइल की कैटेगरी में आती है। तो ये हमने देख लिया, तीनों इसी का पार्ट है। फूड भी देख लिया, ये वैसे इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालवा। मालवा का पठार जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये देखिए आंसर लगा हुआ इसमें। फिर आते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस बेस्ड ऑन रिवर सिस्टम। अब अगर हम नदियों की बात करें कि नदियों के हिसाब से जो उत्तर का मैदान है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इधर हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, जो सिंधु नदी है उसका सिस्टम है। सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस। ठीक है, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये इसकी जो रिवर्स है इसी तरह से सीक्वेंस में, वो मैंने कुछ निमोनिक से याद किया था तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो ये आप ऐसे नोट कर लीजिएगा कि लाइन से रिवर्स है पूरी, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस भी आता है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और फिर ऊपर में इंडस। तो इधर जो हमारा है ये अरावली रेंज है, जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को, गंगा अपवाह तंत्र को सेपरेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी रिवर फ्लो करती है वो कौन सी रिवर है, यमुना रिवर है। ठीक है, यमुना रिवर है। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपकी तीस्ता रिवर है। जो आपका इस तरफ का पार्ट है ये आपके पंजाब प्लेन्स है, पंजाब का मैदान है जो कि इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। बीच में आपका गंगा का मैदान है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। फिर तीसरा किधर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में बीपी में लिख रही हूँ, जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो रिवर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मेन है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो। सिर्फ वहां पे क्वेश्चन का आंसर बी है, यानी कि 3 भाग में डिवाइड किया गया, ये नहीं बताया गया। उसके साथ मतलब इस टॉपिक को लेके और हम क्या क्या चीजें यहाँ पे जान सकते हैं वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे वहां पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज 5 है, वैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक आया तो मतलब हमने कोशिश की कि नहीं वहां पे हम ये टॉपिक भी आपका क्लियर कर दें। फिर आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो तो हम करेंगे, रिवर सिस्टम आएगा तो उसमें हम इसको रिवाइज ही करेंगे, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो बार बार आपको चीजें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which part of northern plains is prone to frequent floods due to its flat terrain and heavy siltation? अब देखिए क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, इसमें जो की लाइन क्या है जिससे आप आंसर पे आ सकते हैं, which is prone to frequent floods। अब वो फ्लड वाला कौन सा एरिया होगा भाई, जिसको मैंने बोला था कि न्यू एलोवियल सॉइल है, यहाँ पे हर साल फ्लड आती है, अपने साथ गाद सिल्ट लेके आती है, जिसकी वजह से सॉइल हमारी फर्टाइल रहती है। तो आप क्योंकि पहले ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो अभी आपके लिए बहुत इजी हो गया है। कौन सा इसका आंसर होगा, खादर। ठीक है, खादर को आप खादी से याद कर सकते हैं। जैसे खादी को हमारे यहाँ बहुत अच्छा मानते हैं ना कि खादी के कपड़े अच्छे होते हैं, गांधी जी भी उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी अभी एन मूवमेंट है, नई चीजें याद होती हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं कि चारों पार्ट में हमने जो खादर रीजन के बारे में पढ़ा था वो सबसे ज्यादा उपजाऊ रीजन होता है उत्तरी मैदान का। ठीक है, अब देखिए, which of the following correctly describe the बांगर रीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बांगर रीजन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वो पहले सबसे हमने भाबर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो नदियां होती हैं वहां पे लुप्त हो जाती हैं। फिर हमने तराई के बारे में पढ़ा कि वहां पे नदियां रीएमर्ज होती हैं और वो एक मार्शी लैंड बनाती हैं, जो कि काफी मतलब जैव विविधता से भरपूर होता है वो वाला एरिया। फिर इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा हमारा बांगर रीजन, जो कि क्या है, जहाँ पे ओल्ड अलुवियम सॉइल हमको मिलती है। और फिर खादर पढ़ा जहाँ पे हमको न्यू अलुवियल सॉइल मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एक बार में सॉल्व होने वाला है। अब इसमें यहाँ पे अब अगर 2024 का नहीं 2025 का अगर आप प्रीलिम्स देखें तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर ही मिले हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टेटमेंट्स है, लेकिन अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो उसको ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि आपकी दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो।
ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा आंसर है, जो ओल्डर अलुवियम एंड लेस फर्टाइल, प्राचीन जलोढ़ है और जो कि कम उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पे ये सब इजी क्वेश्चंस है। और ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन गलत करने की गलती आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चंस को गलत करेंगे तो फिर आप सीधे रेस से बाहर हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और ये अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस है, ये मुझे नहीं लगता, थोड़े बहुत भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं, उनके अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सही हुए होंगे। इसमें कुछ भी कहीं पर ट्रैप वाला क्वेश्चन नहीं था। जहां पे ट्रैप आएगा मैं बताऊंगी। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भाबर इज करेक्ट। भाबर रीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि भाबर के बारे में पूछ रहा है, भाबर मतलब जो सबसे शुरू वाला पढ़े थे, और दूसरा क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। अब हम जल्दी जल्दी में क्या एक गलती ये भी कर सकते हैं कि हम भाबर को बांगर समझ लें और बांगर के हिसाब से आंसर क्लियर करें, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के कंफ्यूजन टाइप की लाइन लिखी हो तो आप उसको अंडरलाइन करके लिखिए कि भाबर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, भाबर के बारे में अब क्या लिखा है, इट इज अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड फ्रॉम इंडस टू तीस्ता, मतलब इंडस से लेके तीस्ता रिवर तक का ये क्या है, हमारा नैरो बेल्ट है। ठीक है, देख लेते हैं आगे हमको आंसर और दूसरा पता है कि नहीं। फिर देखिए, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑफन डिसअपीयर हियर, ये तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रीम और रिवर जो है यानी कि नदियां और जलधाराएं यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अभी मैं फर्स्ट के बारे में सपोज श्योर नहीं हूँ, ठीक है, और इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो मतलब दूसरा तो मेरा सही होगा, मतलब कि ये सी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ तराई, ये बोल रहा है कि तराई के साउथ में, लेकिन हमने पढ़ा था कि भाबर हमारा सबसे पहला वाला है, मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मैं देखती हूँ थर्ड को एलिमिनेट कर सकती हूँ क्या मैं, ऑल ऑफ द अबव कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन को आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन को नहीं भी जानते हो, आप आंसर पे आ सकते हैं, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। यह सिंधु से तीस्ता रिवर तक का लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मार्शी एंड स्वैम्पी नेचर ऑफ द तराई रीजन, जो तराई क्षेत्र है उसके मार्शी और स्वैम्पी होने का क्या रीजन है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, हाई एल्टीट्यूड एंड स्नो कवर, अधिक ऊंचाई और बर्फ का आवरण। अब थोड़ा अगर हम तराई रीजन को देखें तो वो उत्तराखंड में भी आता है, तो हम पहले ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, हमको मतलब बिल्कुल शॉर्ट लगे कि ये तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो, लेकिन कोई ऑप्शन तो इसमें ऐसा होगा ना जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने इसके बारे में ये तो पढ़ा ही है, बाकी मैंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो वैसा ऑप्शन हम सेलेक्ट करना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड में रख देते हैं। फिर दूसरा देखिए, पोरस सॉइल एब्सॉर्बिंग ऑल वाटर, इसको भी हम होल्ड में रख सकते हैं, ये हम डायरेक्ट ऐसे अभी तक नहीं पढ़े हैं। फिर देखिए, रिवर्स री इमर्ज फ्रॉम द भाबर रीजन एंड डिपॉजिट वाटर, ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, वोल्केनिक एक्टिविटी इन द रीजन। ये तो मतलब ऐसा ही स्टेटमेंट है, ये तो अब कोई भी गलत कर देगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट रीजन। अब देखिए, इंडियन डेजर्ट रीजन की बात करें तो वहां पे कैसा क्लाइमेट हमको मिलता है। अच्छा, डेजर्ट कैसे बनता है, जहाँ पे हाई इवेपोरेशन होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन आपका ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेजर्ट लिखा ही है और एक ऑप्शन में आपका ट्रॉपिकल वेट है, ट्रॉपिकल वेट तो किसी भी कीमत में नहीं होगा, और ऑप्शन सी में आपका हॉट डेजर्ट एरिड लिखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट हॉट डेजर्ट या एरिड में आ सकते हैं। ठीक है, अगर सेमी एरिड और एरिड लिखा है मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क है, अगर सपोज यहाँ पे हॉट डेजर्ट नहीं लिखा होता, अब यहाँ पे हॉट डेजर्ट लिखा है तो हम डायरेक्ट आंसर ले लिए, लेकिन अगर सिर्फ एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन लिखा होता तो हम किसको चूज करते, डेजर्ट तो एरिड रीजन ही होगा, मतलब जो ज्यादा शुष्क क्षेत्र होगा वही डेजर्ट होगा, तो फिर हमारा ऑप्शन अगर हॉट डेजर्ट नहीं भी लिखा होता तो हम एरिड को टिक करेंगे। ठीक है, मतलब अर्ध शुष्क या सेमी एरिड में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट हमारा कहाँ पे है, मतलब इंडिया में इकलौते अगर बात करें हम डेजर्ट की, एक तो हमारा कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख में है, फिर दूसरा अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो सिर्फ हमारा राजस्थान में है। तो हमको क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो राजस्थान में फ्लो करती है, तो ये आप एलिमिनेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आपको लूनी दिख रहा है। ऐसे माही जो है वो आपकी गुजरात वाले एरिया में फ्लो करती है, और माही भी आपकी कैसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, और माही ही वो रिवर है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
फिर दूसरा सतलुज देखें तो सतलुज रिवर आपकी इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है ना, और शायद सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर यमुना की बात करें तो यमुना भी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो मतलब आपका जो आंसर निकल के आता है, अगर लूनी डायरेक्ट नहीं भी पता हो तो आप एलिमिनेट करके भी लूनी में आ सकते हैं, जो कि क्या है आपके अरावली रेंज से निकलती है और ये भी वेस्ट में फ्लो करती हुई रन ऑफ कच्छ में जाके क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मतलब ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, समुद्र से पहले ही रन ऑफ कच्छ में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर टिपिकल ऑफ इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में कौन से फीचर्स है जो कि मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं? तो सैंड ड्यून्स तो इसका आपका सही आंसर होगा, बालू के टीले, यहाँ से आप मान सकते हैं। स्कैर्स वेजिटेशन, ये भी मतलब दुर्लभ वनस्पति यहाँ पे मिलती है। फिर हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल तो मतलब आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्कैर्स वेजिटेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो इस मतलब 4 ऑप्शन जब हो तो उसमें आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हाई रेनफॉल को आप एक बार हटाने की कोशिश करिए, ये कैंसिल, ऑल ऑफ द अबव कैंसिल। तो अगर आप हाई रेनफॉल को भी एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा क्या, 1, 2 एंड 4, यानी कि 4th ऑप्शन भी, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये भी आपका सही होगा। अब ये मान लीजिए ये नहीं भी पता होता, लेकिन अगर हाई रेनफॉल को एलिमिनेट कर रहे हैं तो भी आप इस आंसर पे आ सकते हैं। अब राजस्थान में कोई भी अगर घूमने गया हो तो उनसे पूछिएगा, वहां पे आपका दिन में टेम्परेचर बहुत एक्सीड करता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और फिर जैसे ही रात होती है तो रात में जो टेम्परेचर होता है वो दिन के कंपेरेटिवली बहुत नीचे जाता है। ठीक है, उसी को वो बोल रहा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन है। अब वो क्यों होते हैं ये सब हम मेंस वगैरह की क्लासेस में अच्छे से डिटेल में करते हैं। यहाँ पे ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर जैसे कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपको उसका आंसर अगर नहीं भी पता है तो अगर बिल्कुल डायरेक्ट अगर कोई चीज देख रहे हैं उसको आप एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर पे आ सकते हैं। फिर देखिए, द इंडियन डेजर्ट रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन, क्या होगा इसका आंसर, 150 सेंटीमीटर। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया है वहां पे हम देखते हैं 100 सेंटीमीटर भी अगर हम बात करें, यहाँ पे अरावली है तो आपको मे बी इस रीजन में यानी कि आपके मेवाड़ रीजन में आपको 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिल सकती है, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिलती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो देख लीजिएगा। फिर देखते हैं पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूर्वी तटीय मैदान की बात कर रहा है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा है। मतलब फिजिकल डिवीजन की अगर बात करें, भौतिक विभाजन की बात करें तो क्या क्या है उसका पार्ट। पहला तो आपकी उत्तर के पर्वत है, हिमालय वगैरह, फिर आपका उत्तर का मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, चौथे आपके इंडियन डेजर्ट है, इंडिया का मरुस्थल है, फिर पांचवा आपका कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, फिर छठवें आपके आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हर एक पार्ट से लिए गए हैं और आगे आने वाले 2 पार्ट में भी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर रहेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, किसके बारे में, इसको अंडरलाइन करते हुए चला करिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो पहला देखिए, जैसे ये अगर इंडिया का मैप बनाऊं तो ये आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। दे आर नैरोअर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेरेटिवली क्या है, सकरे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब मेरे को इसके बारे में बहुत एग्जैक्ट अगर नहीं पता तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड में रख देती हूँ। दूसरा देखिए, दे हैव मोर लगून्स एंड बैक वाटर्स देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आप थोड़ा ये बताइए, बैक वाटर के बारे में हमने अगर थोड़ा बहुत सुना भी है तो केरला के बारे में सुना है, और केरला किस में आता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो लगून्स और बैक वाटर्स जाते हैं वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ईस्टर्न में नहीं है। ठीक है, फिर इस पर देखिए, दे आर ब्रॉडर एंड मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको भी जैसे अगर आप बात करें तो कोई भी जो प्लेन होता है वो फर्टाइल कैसे होता है, वहां पे जितनी ज्यादा रिवर्स आ रही हैं और जितनी दूर से रिवर्स आ रही हैं वो क्या होंगी, अपने साथ जो सिल्ट गाद लेके आएंगी वो उनको वहां पे डिपॉजिट करेंगी, तो फिर वो जो प्लेन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फर्टाइल बनेंगे। और अगर हम यहाँ अपने पेनिनसुलर प्लेटू में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है और मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है आपकी वो वेस्टर्न घाट से निकल के कहाँ फ्लो करती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी वेस्टर्न घाट से
मतलब महानदी को छोड़ दीजिए, जो बाकी नदियों की बात कर रही हूँ, कृष्णा, कावेरी की, गोदावरी की, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और इस तरफ फ्लो करती हैं। और यहाँ पे वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये सारे डेल्टास में यहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। एक तो वो काफी दूर से आ रही हैं और बहुत मतलब लंबी रिवर्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ रिवर्स भी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो आपका प्लेन होगा, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान के कंपेरेटिवली ज्यादा फर्टाइल होगा। तो इस ऑप्शन से भी आप अपने सही आंसर पे आ सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो वेस्टर्न जो घाट है उसके वेस्ट में कुछ ही रिवर्स हैं। सबसे बड़ी रिवर जिसमें से पेरियार है जो फ्लो करती है, ऐसे नंबर ऑफ रिवर्स यहाँ पे कम है और वो एस्चुरी का निर्माण करते हैं, जहाँ पे रिवर आपकी, क्योंकि रिवर की लंबाई बहुत कम है और पेनिनसुलर प्लेटू की अगर बात करें थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो इतना ज्यादा नदियों के पास सिल्ट वगैरह नहीं होता, तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि आपका इस जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान के कंपेरेटिवली ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। बाकी फिर ये भी वैसे आपका इजी था, दे लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट से, तो आपका वेस्टर्न घाट के बारे में आप इसको भी लिमिट कर सकते थे, लेकिन ये आपका मोर फर्टाइल जो है यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ से आप ऑप्शन सी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये जो आपके मैदान है ये ज्यादा उपजाऊ है। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही स्टेटमेंट में सारी चीजें भी आपको नहीं पता है तो भी आप एक दो कोई सा कीवर्ड पकड़ के भी अपने आंसर तक आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी क्या विशेषता है। तो पहला लिखा है कि चिल्का झील की उपस्थिति। चिल्का झील तो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, पूर्वी तटीय मैदान में, उड़ीसा में, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा विस्तृत डेल्टा, तो हाँ ये आपका ये भी मतलब ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान का ही मतलब फीचर है। फिर बात करेंगी सक्रिय चौड़ाई और मुहाने की उपस्थिति, यानी कि नैरो विड्थ एंड प्रेजेंस ऑफ एस्चुरीज। तो अभी मैंने बताया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपके यहाँ पे जो विड्थ है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेरेटिवली कम है और यहाँ पे एस्चुरीज है, और ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे डेल्टाज है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हाईली इनडेटेड विद मैनी सैंड ड्यून्स। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहला सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सैंड ड्यून्स वैसे भी ये तो मतलब ऐसे ब्लेंडर करने वाला स्टेटमेंट है, इसको तो मुझे नहीं लगता कोई लेगा। सैंड ड्यून्स कहाँ आएंगे कोस्टल प्लेन में। फिर देखते हैं मैच ऑफ फॉलोइंग कोस्ट विद देयर लोकेशन। ये जो कोस्ट है इनको इनकी लोकेशन से हमको समझना है, उसको एक बार यहाँ पे बेसिक देख लीजिए। ये जैसे आपका ये वाले कोस्ट की अगर बात करें तो ये आपका ऊपर वाला जो कोस्ट है इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। सरकार जो है वो मुगलों के टाइम में क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का नाम था, ठीक है। तो उत्तरी सरकार मतलब उसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, सपोज डिस्ट्रिक्ट ही है तो उसका जो उत्तरी पार्ट होगा हम उसको उत्तरी जिला कह देंगे, उसी तरह से उसको नॉर्दर्न सरकार बोलता है। फिर इसके बाद बीच में आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट है। फिर आपका बीच में जो एक ट्रांजिशन टाइप का एरिया था इसको हम गोलकोंडा कोस्ट भी कहते हैं। अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप गलत नहीं लें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर अगर इधर की बात करें तो ये हमारा काठियावाड़ी कोस्ट हो गया। फिर आपका मुंबई और गोवा को मिला के बात करें तो ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया। कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में, तो वहां से ध्यान रखिएगा। फिर आपका ये कैनरी कोस्ट हो गया, ठीक है, कन्नड़ भाषा से समझ लीजिए इसको लिया गया है। फिर आपका चौथा ये क्या हो गया, मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। तो अब देख लीजिए क्या आंसर होगा। कोंकण कोट को हम कहाँ लेंगे, कोंकण तट को महाराष्ट्र में लेंगे, मालाबार तट को केरला में लेंगे, कोरोमंडल तट को तमिलनाडु में लेंगे। ये महाराष्ट्र और गोवा होना चाहिए, ठीक है, इसको यहाँ पे काट दीजिएगा। ये महाराष्ट्र एंड गोवा वाला जो है हमारा वो कोंकण तट है, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। फिर उत्तरी सरकार जो है वो किसको लेंगे हम, आंध्र प्रदेश को लेंगे। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, 1 का बी होगा। 1 का बी कहाँ पे, मतलब 1 का बी भी पता है तो आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन कहीं पे नहीं लिया गया है 1 का। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए आंसर ऑप्शन ए लिया है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ लगून फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसमें से कौन सी लगून है जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, ये बताइए।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में वेम्बनाड झील है जो कि आपकी केरला में है ना। जो नेहरू बोट रेस होती है, आपने देखा होगा कभी केरला वगैरह का एड आए जो टूरिज्म का सरकार प्रमोट करती है, उसमें लंबी लंबी बोट्स होती हैं और उसमें बहुत सारे लोग, मतलब एक बोट में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और रेस होती रहती है, वो आपकी इसी लेक में होती है और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, फिर बात करें अगर चिलिका झील की, ये आपकी उड़ीसा में है, मतलब ये क्या है, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। फिर पुलिकट झील की बात करें तो ये आपकी कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन and western coastal plain is a narrow belt and provides natural conditions for the development of ports and harbors। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, इधर हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इधर हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब हम अगर ऐसे भी देखेंगे तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे आपको पोर्ट्स की संख्या ज्यादा दिखेगी और ये जो पोर्ट्स है हमारे, ये कैसे पोर्ट्स हैं, नेचुरल पोर्ट है, मतलब यहाँ पे बंदरगाह बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और फेवरेबल कंडीशन कब होगी, मतलब अगर हम किसी शिप को देखें, बड़ी शिप, बड़े कंटेनर को देखें, तो वो मतलब अगर पानी आपका गहरा है तभी वो उसमें आ पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो जिस तरफ आपके जिस तट पे पोर्ट्स के नंबर ज्यादा हैं, और मैं बता रही हूँ कि वहां पे जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपके ज्यादा है, मतलब एक होता है मैन मेड कि हमने उसकी ड्रिलिंग वगैरह करके उसको गहरा बनाया है और फिर वहां पे शिप्स आ पाती हैं। एक दूसरा है कि वहां पे ऑलरेडी वैसी कंडीशंस प्रेवलेंट थी जिसकी वजह से वहां पे पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता था। तो वो अगर मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कह रही हूँ, मतलब कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होगा वो आपका कैसा होगा, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का उदाहरण है ना। मतलब वहां पे वहां की जो लैंड है, मतलब अगर मैं ऐसे प्रायद्वीपीय पठार को लूं और इसको मैं बोल रही हूँ ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो जब भी जो मतलब प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से, जो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से दरार आती है, तो जब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई है पुराने टाइम में, तो यहाँ का जो कोस्ट है वो नीचे चला गया, ठीक है, और यहाँ वाला इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो इमर्ज हो गया। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, वहां पे जो पोर्ट्स है हमारे अधिकतर वो हम देखेंगे तो कैसे है, मैन मेड है और वो इतने मतलब डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से उसका कंपेयर करें। तो इतना चीज समझ में आ गई। अब इतने की बेसिस पे देखिए आप आंसर क्या ले सकते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, यहाँ से गलत हो जाएगा, ये इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का उदाहरण है, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम देखें, और ये भी देखिए जिसमें क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट क्या है वो हमको देखना है। दूसरा देख लेते हैं, बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है कौन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो ऑप्शन बी आपका सही है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। अगर ये नैरो है, ठीक है, नैरो बेल्ट है, मतलब कि जो लैंड वाला पोर्शन होगा वो कम ही होगा, ठीक है, और बाकी आपका समुद्र है, तो आपकी शिप अगर आ रही है तो वो यहाँ तक आ सकती है ना, मतलब उसकी जो एकदम जो गहराई वाला एरिया है और जो शैलो एरिया है वो मेन लैंड से बहुत कम डिस्टेंस पे है। और अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूं, अगर ये एरिया मेरा बहुत चौड़ा है ना, तो और यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा डीप वाटर शुरू हो रहा है और मेन लैंड और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या वो मतलब पोर्ट और पोर्ट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या उसके लिए वो सही होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए, कयाल्स आर प्राइमरीली फाउंड अलोंग विच कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब कयाल्स के बारे में भी, कयाल्स आपके बैक वाटर्स को ही कहते हैं और आपने सुना होगा कि ये केरला से एसोसिएटेड है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, केरला है मतलब मालाबार तट। अब बाकी ये जो तीनों तट है वो आपकी पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मालाबार तट, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is a major port located on the western coast of India? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ मेजर पोर्ट्स है वो समझ लीजिए। मेजर पोर्ट्स की अगर बात करें तो मेजर पोर्ट्स का जो भी रख रखाव है, जो भी मतलब उसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आपकी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और माइनर पोर्ट्स जो है उसको जो है वो पर्टिकुलर वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन देखती है। तो अगर इंडिया के कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम जाए तो यहाँ पे हमारा गुजरात में कांडला पोर्ट है जिसका नया नाम
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी है, ठीक है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। फिर अगर हम मुंबई वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दूसरा आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। ये सारे मेजर पोर्ट के एग्जाम्पल है और आपको क्वेश्चन भी मेजर पोर्ट में ही आएगा। अभी केरला में मतलब कुछ टाइम पहले, साल भर के अंदर ही मोदी जी ने एक पोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, जिसको कह रहे हैं कि वो इंडिया का लार्जेस्ट मतलब शिप कंटेनर पोर्ट है। मतलब वहां पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स भी एंट्री ले सकती हैं, जैसा सिंगापुर वगैरह में सिस्टम है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, शायद विंजनम पोर्ट है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो पोर्ट आपका माइनर पोर्ट की कैटेगरी में आएगा और केरला गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी, ठीक है। विंजनम पोर्ट है केरला में, तो उसको बिल्कुल भी क्योंकि मोदी जी गए थे तो इससे उसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर पिक्चर फॉर्म में भी किसी को याद होगा तो कि वो मेजर पोर्ट है, ठीक है, वो माइनर पोर्ट है वो। फिर अगर हम आए कहाँ पे, गोवा में आए तो गोवा में हमारा मारमुगांव पोर्ट है। फिर अगर मैं कर्नाटका में आऊं तो यहाँ पे हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। और यहाँ पे अगर आए तो कोची पोर्ट है, ठीक है। फिर अगर इधर आए तो यहाँ पे हमारा तूतीकोरिन पोर्ट है। चेन्नई में अगर आए, चेन्नई में 3 हमारे मेजर पोर्ट है, जिसमें से पहला है तूतीकोरिन पोर्ट, जिसको वियो कामराजार पोर्ट भी कहते हैं, तो इसको टीवी से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वियो फिर आगे जो सरनेम है तो आप इसको टीवी से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगर ऊपर आए तो यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट के बाद फिर यहाँ पे हमारा एन्नोर पोर्ट है, ठीक है। ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं। फिर इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई मेजर पोर्ट नहीं है। उड़ीसा में हम जाएंगे तो पैरादीप पोर्ट है, और फिर कोलकाता में जाएंगे तो कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता में एक हल्दिया पोर्ट भी है, लेकिन वो आपका मेजर पोर्ट नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा मेजर पोर्ट है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, तो पैरादीप, विशाखापट्टनम, कांडला, एन्नोर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम है, सॉरी, हाँ, ये आपका मेजर पोर्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ये हमने देख लिया था, ये ऑप्शन सही है आपका। मध्य भाग को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। अब ये मैंने आपको अभी बीच में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते टाइम बता दिया था कि जो उसका मध्य भाग है उसको हम गोलकुंडा तट कहते हैं, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तमिलनाडु वाला हिस्सा है। फिर तमिलनाडु का जो मेजोरिटी ऑफ द कोस्ट है वो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो दोनों, ठीक है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। अब देखिए ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें चिलिका तो हमको पता है पूरी तरीके से उड़ीसा में है। वुलर लेक कहाँ है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप किसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, पुलिकट में और कोलेरू में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी पूछ रहा है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बारे में पूछ रहा है। तो कोलेरू लेक आपकी पूरी तरीके से, कोलेरू लेक आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और जो आपकी पुलिकट लेक है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या है, बॉर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब अगर ये तमिलनाडु के बॉर्डर में जा रही है तो आप यहाँ से ये वाला आंसर ले सकते हैं कि पुलिकट जब तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है तो इसका आंसर ज्यादा होने की संभावना क्या होगी, कोलेरू, जो कि पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में लाया करती है। क्यों, क्योंकि अगर हम गोदावरी और कृष्णा रिवर की बात करें तो वो तमिलनाडु तक आपकी नहीं जाती है ना। कृष्णा रिवर भी तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर ही रहती है। तो वहां से आप अगर 2 में कंफ्यूज हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिया और 2 में फंस रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए जो लोग भी एग्जाम निकालते हैं ना, हर किसी को हर क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर नहीं पता होता, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोलेरू। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः प्रवाल है, यानी कि कोरल ओरिजिन के हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब ये जो सबमर्ज्ड माउंटेन्स है वो है सबमर्ज्ड, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। अगर हम
इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करें जिसमें उसका एक डिवीजन है आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह, उसमें अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें और लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये आपके कोरल ओरिजिन के हैं और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये आपके वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ये आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं और लक्षद्वीप जो है वो आपके कोरल ओरिजिन के हैं। इसको सीएल से आप ध्यान रख सकते हैं, कैजुअल लीव, यानी कि कोरल ओरिजिन के कौन से आइलैंड है, लक्षद्वीप है। बाकी इसको भी डिटेल में डिस्कस करने का टाइम नहीं है कि कोरल्स क्या है, कैसे बने, और फिर ये वॉल्केनो यहाँ पे ये आपका प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। ठीक है, वॉल्केनो जैसे समुद्र के अंदर जो भी ज्वालामुखी फटते हैं, फिर वो धीरे धीरे लावा ऊपर उठता है और फिर कुछ उसका हिस्सा ऊपर आपको दिखने लगता है, फिर वहां पे जो लैंड डेवलप होती है उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। वो इतना यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अभी एग्जाम जैसे कम है, आपको अगर नहीं याद है जिन लोगों को, आप देखिए जो वीडियो है ये हर किसी के लिए है, उन लोगों के लिए बस नहीं है कि जिन्हें सब कुछ आता है, तो उनको बस ध्यान में रख के ये नहीं बनाया जा रहा है, ये उन बच्चों को भी ध्यान में रख के बनाया जा रहा है जिनको चीजें आसानी से नहीं याद होती, जो इन छोटे छोटे फैक्ट्स में भी कंफ्यूज होते हैं। तो जिन्हें आता है वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और जिन्हें नहीं आता वो और ध्यान से देखिए, इन चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे जो छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जा रही हैं। जैसे मैं क्या बोली, अगर लक्षद्वीप आपको नहीं याद है तो आप सीएल से ध्यान कर लीजिए, कैजुअल लीव जिसको हम बोलते हैं, कि लक्षद्वीप जो कोरल ओरिजिन के हैं वो कौन से हैं, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। अब अभी टाइम कम है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं अगर अभी नहीं याद है तो। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सैडल पीक इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, फिर इट इज सिचुएटेड ऑन साउथ अंडमान। तो अगर, और देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से करेक्ट है, इसमें बोल रहा है कि सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और क्या बोल रहा है कि ये आपकी दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब अगर आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से एक भी ऑप्शन क्लियर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ने में ही आपकी क्या रहती है, समझदारी रहती है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है, सैडल पीक इज द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक, तो सेकंड हाईएस्ट पीक नहीं है, ये अंडमान निकोबार की क्या है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, और ये जो पीक है कि आपकी साउथ अंडमान में सिचुएटेड नहीं होके नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड। ठीक है, सैडल पीक आपकी नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है, मतलब अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो आपके नॉर्थ अंडमान है, फिर आपके मिडिल अंडमान है, फिर आपके साउथ अंडमान है। ठीक है, यहाँ पे एमपी कर दी हूँ मैं, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, फिर आपका लिटिल अंडमान है, बीच में आपका डंकन पैसेज है, फिर यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पे फिर आपका कार निकोबार है, जिसको मैं कॉलेज से याद करवाई थी, सी से कार निकोबार, एल से आपका लिटिल निकोबार और जी से ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगी, सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, और जो आपकी थुइलर पीक है वो आपकी जो निकोबार आइलैंड्स है उनकी हाईएस्ट पीक है। तो सैडल पीक आपकी अंडमान की भी हाईएस्ट होगी और ओवरऑल अंडमान निकोबार की भी, लेकिन अगर सिर्फ निकोबार की बात करेंगे तो थुइलर एक पीक होगी, हम आगे देखेंगे, वो उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक, और ये किसमें है, आपके मिडिल अंडमान में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, नन। जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में, आप पोर्ट ब्लेयर के बारे में अलग से क्यों बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर कैपिटल की बात करें तो वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे अगर आइलैंड की चेन देखें तो उसमें किसमें है, तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में। ठीक है, तो इसको आप एसपी से ध्यान कर लीजिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, कि जो आपका साउथ अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, उसमें जो उसकी कैपिटल है वो सिचुएटेड है, कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। एसपी से ध्यान कर लीजिएगा इसको। देखिए अभी लग रहा होगा कि छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन बाद में ना एग्जाम में जब इतनी सारी चीजें एक साथ आती हैं सामने तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको फिर वहां पे अचानक से क्लिक करती है, यार कुछ तो बताया था मैम ने, पोर्ट ब्लेयर पढ़ा था मैं, अब उसके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन बनाया था, कोई पुलिस की पोस्ट बताई थी, फिर आप आसानी से उसको एसपी आप ध्यान कर लेंगे और एसपी से आपको साउथ अंडमान ध्यान आ जाएगा। अब इतना साउथ को दक्षिण हिंदी वालों को भी पता है, इतने छोटे छोटे हिंदी इंग्लिश में हिंदी वालों को भी मतलब वैसे नहीं लेना है कि अरे मैम तो सिर्फ जो ट्रिक्स हैं सारी वो इंग्लिश में बता रही हैं। ठीक है, मेन है कि आपको याद करना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहां पे क्या हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग थोड़ी बैठाया जाएगा, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना।
तो इतनी छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए आगे चलिएगा। तो एसपी से ध्यान करिएगा कि जो साउथ अंडमान है उसमें आपकी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। फिर दूसरा देखिए, नारकोंडम आइलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। अब ये भी फैक्चुअल है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अगर नॉर्थ अंडमान की बात करें तो ये आपका ऐसे मेजर जो बड़ा आइलैंड है वो सबसे ऊपर में आपका नॉर्थ अंडमान है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लैंड फॉल आइलैंड, ठीक है, ये जो है वो अंडमान एंड निकोबार का सबसे उत्तरी आपका द्वीप है, और फिर ये कोको चैनल से सेपरेटेड होता है, किससे, म्यांमार से। तो आपका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। आंसर में यहाँ पे डी लिख दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये देखना है कि साउथ टू नॉर्थ बोल रहा है, मतलब जो सबसे साउथ में होगी वो पहले होगी, फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक। तो इसमें देखिए सैडल पीक हमने देखा था कि ये आपकी अंडमान निकोबार ओवरऑल, और अंडमान बस को देखे तो वहां की हाईएस्ट पीक है, और वो किस में है, नॉर्थ अंडमान में है। मतलब सैडल पीक तो आपकी ऊपर ही रहेगी, मतलब सैडल पीक का जो 1 नंबर है ये लगभग आपका ऊपर ही आएगा। तो 1 देखिए आपके 3 ऑप्शन में। दूसरा कौन सा पहचाना लग रहा है, माउंट डियर वालों में भी नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, माउंट मणिपुर इसको भी छोड़ दीजिए, माउंट क्योब इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी हमने सपोज अभी तक आप नहीं जानते हैं उसके बेसिस में बात करिए। फिर आइए माउंट थुलियर में, ये मैंने क्या बताया, ये आपके ग्रेट निकोबार, मतलब आपके निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है उसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है उसमें है ये, तो मतलब सबसे जो सदर्न पार्ट होगा उसमें होगी ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आंसर पे आ सकते हैं क्या, मतलब सबसे पहले 5 नंबर हमको लेना है, तो वो आपके सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो यहाँ से अगर आपको सिर्फ ये भी पता हो कि माउंट आपका थुलियर कहाँ है, निकोबार आइलैंड ग्रुप में है, तो यहाँ से भी आंसर पे आया जा सकता है, ठीक है। और जनरली जब भी इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए तो वहां पे एक ही कहीं पे एक छोटा सा हिंट रहता है। जैसे आपको सारी चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन कोई एक होगा जो थोड़ा फेमस होगा और आपको पता होगा, और वहां से आप एक इंफॉर्मेशन से भी पूरा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, अब देखिए, इन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है। अभी नाम तो ठीक है, आप देख लीजिए, इसको याद कैसा करना है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो जैसे नील आइलैंड है, ठीक है। अब जैसे कोई जब एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो नील आइलैंड आपका, नील आइलैंड का नाम जो है, नया नाम वो क्या होगा, शहीद द्वीप, ठीक है। शहीद मतलब शहीद होने में क्या, वो बॉडी एक्सपायर हो गई ना, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नीली पड़ेगी। तो वहां से ध्यान रखिएगा, नील आइलैंड का जो न्यू नाम है वो क्या है आपका, शहीद द्वीप, मतलब कि बी का आपका 1 होगा। अब देख लीजिए बी का 1 आपको कहाँ दिख रहा है, अच्छा ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है, तो मतलब 2 का ए कहाँ दिख रहा है आपको, 2 का ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए, अब जैसे रोज आइलैंड की बात करें तो जो रोज आइलैंड का जो नया वो बता देती हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ठीक है। तो रोज जो है इसमें से सबसे थोड़ा सा एलाइड नाम आपको दिख रहा है, और जो इसमें से सबसे फेमस नाम दिख रहा है वो भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो वहां से ध्यान कर लीजिएगा कि रोज आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। तो मतलब कि 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बी, तो 1 का बी, यहाँ पे 1 का सी है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और 3rd का सी, हैवलॉक आइलैंड का आपका स्वराज द्वीप, ठीक। तो ऐसे कर करके आपको ध्यान करना है, आगे लिखा भी हुआ है, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको ट्रिक्स पता रहे, जिससे मतलब अभी जैसे कम टाइम है तो फिर आप उसको आसानी से याद कर पाए। अब देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये ज्वालामुखी मूल के हैं, ये हमने देखा है कि आपके अंडमान निकोबार के बारे में, ये तो कोरल ओरिजिन के हैं, प्रवाल मूल है इनका, है ना, तो पहला आपका गलत हो गया और इसमें सही बोल रहा है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी गलत है, ये तो अरब सागर में है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। फिर ये प्रवाल और अटोल चट्टान, ये आपका सही हो जाएगा, उनका भूभाग पहाड़ी। आपको लक्षद्वीप में कोई ऐसे पहाड़ देखने नहीं मिलेंगे, जैसे हम अंडमान निकोबार में पीक्स देख रहे हैं ना, आप ऐसे लक्षद्वीप में कोई पीक नहीं पड़ेंगे, वो तो मतलब कोरल अटोल्स हैं, मतलब तो वहां पे तो पीक्स वगैरह होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो जैसे ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बताया जाता है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम लग रहे हैं वो मैक्सिमम केसेस में गलत होते हैं। तो अब एग्जामिनर क्या करने लगा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही डालता है, जिससे आप कंफ्यूज हो और उस ऑप्शन को क्या करें, गलत करें। तो पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो क्या होगा, अगर वहां पे अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि लक्षद्वीप में कोई पहाड़ नहीं है तो वो सही होगा। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाय। अब ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, डंकन पैसेज का तो मैंने बताया था। यहाँ पे आपका नॉर्थ अंडमान है, फिर आपका मिडिल अंडमान है, फिर आपका साउथ अंडमान है, फिर यहाँ पे आपका डंकन पैसेज है, फिर यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान है। तो ये यहाँ से हो गया। फिर अगर ये 3 डिग्रीज की बात करें, फिर यहाँ पे ये आपके अंडमान निकोबार वाले आइलैंड ग्रुप्स आ गए। ठीक, फिर यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल है और इसके नीचे आपके निकोबार आइलैंड वाले ग्रुप्स आएंगे। ठीक, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यूपीएससी में एक बार आया था। और देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में वो उसमें उसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं। आप सीजीपीएससी की बात करें तो इसमें भी यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वालिटी के लिए जाते हैं उसको कभी कभी वो एज इट इज कॉपी कर देता है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करता और कॉपी कर देता है। तो आप मतलब अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जैसे सीजीपीएससी के पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते हैं, आप यूपीएससी के भी करके जाइए जो एटलीस्ट आपके सिलेबस से मतलब रिलेटेड हो। जैसे ज्योग्राफी इसमें भी आ रही है, उसमें भी आ रही है, इकोनॉमी यहाँ भी पूछ रहा है, वहां भी पूछ रहा है। आप देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो वहां से डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा जो 9 और 10 डिग्री उसमें बात करें, 0 डिग्री की बात करें तो फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो पहले आपका 8 डिग्री पड़ेगा और 8 डिग्री जो आपका मतलब 8 डिग्री आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, और वहां पे जो वाटर बॉडी है उसको हम चैनल कह रहे हैं। तो जो 8 डिग्री आपका चैनल है वो किसको सेपरेट कर रहा है, मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है और मालदीव्स को। ठीक, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 9 डिग्री चैनल आता है जो कि रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल आता है जो कि रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप को किससे सेपरेट कर रहा है, मिनिकॉय से सेपरेट कर रहा है। तो देखिए मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल। और बाकी जो डिग्रीज हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, बाकी अगले वाले कोर्स में आपको मैं फुल एनर्जेटिक दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके उतनी मैंने कोशिश की है, और उसमें साथ में एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है कुछ चीजें, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ है तो वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस प्रेडोमिनेंटली स्पोकन इन मिनिकॉय आइलैंड। मिनी जैसे लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसके है, वो केरला की है। ठीक है, अब इसका यहाँ नीचे में एक मिनिकॉय क्या है, आइलैंड है। तो केरला में कौन सी केरला की अगर बात करें तो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरला में आपकी मलयाली बोली जाती है। तो अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप में भी मलयाली भाषा बोली जाएगी, लेकिन जो आपका मिनिकॉय आइलैंड यहाँ पे स्पेशली आपकी महल भाषा बोली जाती है। तो वो आप देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि किसकी वो दिवेही लैंग्वेजेस की डायलेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स इज क्लोजेस्ट टू द मालदीव्स। मालदीव्स से कौन सा क्लोज है, हमने पहले देखा कि यहाँ पे आपका मिनिकॉय है और मिनिकॉय के बाद यहाँ पे आपका 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव से सेपरेट हो रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा आपका, मिनिकॉय ही होगा। ठीक है, जैसे अगर बाकी सब नहीं भी पढ़े हैं तो अगर आपको यहाँ पे गेस करने के लिए बोला जाए तो आप मिनिकॉय को ही मोस्ट प्रोबेबल आंसर लेंगे ना, नहीं भी पता है तो। लेकिन अभी पता चल गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ही आंसर लेना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मालदीव के लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। इसका आंसर भी सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका कावारत्ती है, मतलब लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कावारत्ती है, तो प्रशासनिक मुख्यालय भी वही होगा। फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। पिट्टी इज द ओनली आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप व्हिच हैज एन एयरपोर्ट। और अगाती द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इंटरचेंज है। जो आपका पिट्टी है इस आइलैंड में आपकी बर्ड सेंचुरी है
और अगाती जो है आपका, ये आपका आइलैंड है जहां पे इसका एयरपोर्ट है। तो अगाती आइलैंड में आपका एयरपोर्ट है और पिट्टी आइलैंड में आपकी क्या है, बर्ड सेंचुरी है। तो अगाती से एयरपोर्ट करके ए ध्यान हो जाएगा हमको, ए ध्यान हो जाएगा, और बर्ड सेंचुरी कहाँ है, पिट्टी आइलैंड में, तो बीपी से ये ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एक पार्ट खत्म हुआ है। इसी तरह से आगे आने वाले इसके 2 पार्ट्स और हैं। ये तो थोड़ा सा लगभग फिर भी इजी था। आगे आने वाले जैसे नॉर्दर्न आपके माउंटेन्स हैं, वहां पे इतने सारे पासेस हैं, नई कुछ टनल्स निकली हैं, तो हमने मतलब टॉपिक को पूरा कवर किया है। तो आप आगे आने वाला वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि नहीं ये बहुत इजी था मेरे लिए, तो दोबारा जब आप रिवाइज करें तो आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।